हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं और यह हमारा भाग नंबर 3 भी है। इसमें हम आर्टिकल जो आज के लेक्चर में समझेंगे वो आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 23 से लेकर 30 यानी 30 तक समझेंगे। हमारा ये इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है इसमें हमारा ये सेकंड लास्ट पार्ट है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आप जानते हैं कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स या इंडियन पॉलिटी जो आती है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का कोई पेपर हो, एसएससी का पेपर हो या अन्य कोई एग्जाम या आरपीएससी का पेपर है, एमपीपीसीएस का पेपर है, सभी में आप जानते हैं कि इसका वेटेज होता है। हम यहां पर जो मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, एक मौलिक अधिकार जो होगा हमारा आर्टिकल 23 से 24 तक का मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो हमारा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन है उससे संबंधित हमारा ये होगा। उपेंद्र सिंह, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं उपेंद्र सिंह आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। सुबह भी हमने ये क्लास ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई और उसमें कुछ टेक्निकल इशू था तो इसीलिए हमें ये दोबारा लेनी पड़ रही है। लेकिन अब हमने बहुत कुछ सुधार किया है इसमें, अब टेक्निकल इशू शायद नहीं होगा। अगर होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आवाज भी आपको प्रॉपर मिल रही होगी और बाकी हम इसको शुरू कर रहे हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा ये जो मौलिक अधिकार यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं तो देखिएगा, एक मौलिक अधिकार तो ये पढ़ेंगे जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के 2 आर्टिकल हैं केवल, और वो 2 आर्टिकल जो है वो 23 और 24वां है केवल। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 25 से 28 तक के मौलिक अधिकार जो कि रिलीजन के बारे में कहते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उनके बारे में कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा और पढ़ेंगे इसमें जो कि हमारा 28 से लेकर 29 से लेकर 30 तक के मौलिक अधिकार हैं, यानी उसमें भी 2 ही मौलिक अधिकार यानी 2 आर्टिकल आते हैं। वो है जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक जो हैं उनसे संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है। माइनॉरिटीज क्या है इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू कर रहे हैं और बाकी लोग भी इससे जुड़ते जाएं। हमने क्लास को शेयर भी कर दिया है, आप भी उपेंद्र, आप भी अपने साथियों को इसे शेयर कर दें। तो यहां पर हम अब इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर सुविचार लेंगे कि हमारा आज का सुविचार क्या है। देखिए, सुविचार जो है हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर मुश्किल सफलता की ओर एक कदम है। यानी जिसके जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा निखर कर आएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बड़ी सफलता होगी। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो अपने आप को किस्मत वाला समझिए, जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है तो उनकी उपलब्धि भी बहुत बड़ी नहीं होती है। परेशान नहीं होना है, संघर्ष करते रहना है और उसको अचीवमेंट के तौर पर समझना है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर हम अब फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 23 से लेकर 24 समझेंगे। पहली बात है, जो एग्जामिनर सवाल पूछता है वो किस प्रकार के सवाल आते हैं। आर्टिकल तो पूछता है, कई बार क्या पूछता है कि हमारे कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं फिलहाल। पहले हुआ करता था 7वां मौलिक अधिकार, लेकिन फिलहाल अब वो नहीं रहा है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फ्रीडम भी हुआ करते थे, स्वतंत्रताएं जो हमारी आर्टिकल नंबर 19 है उसके तहत भी हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली थी, लेकिन फिलहाल हमारे पास वहां पर भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 6 ही प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हमें देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ा वो जो बिफोर लॉ है उसके जो है उसके सामने हमने कानून का वो पढ़ लिया, कानून के समक्ष समानता वो पढ़ लिया, स्वतंत्रताएं हमने पढ़ ली हैं। और उसके बाद फिर हम यहां पर आर्टिकल 21 भी हम पढ़ चुके हैं, 21A राइट टू एजुकेशन वो भी हम पढ़ चुके हैं। और यहां अब जो पढ़ रहे हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी शोषण के विरोध अधिकार है। कई बार एग्जामिनर जो यूपीपीएससी का पेपर होता है, पीसीएस वाला, चाहे वो आरओ का हो या पीसीएस वाला हो, दोनों में क्या करता है वो मैचिंग कराता है और फंडामेंटल राइट को मैच जरूर कराता है। अभी तक के रिकॉर्ड में हमने ये क्वेश्चन जरूर देखा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 23 से 24 तक है पहली बात। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें इसे देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या क्या हमारे पास दिया गया है, तो देखिए, पहली बात कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक हमें 2 ही आर्टिकल मिलते हैं। अब आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है इसे समझते हैं। आर्टिकल नंबर 23 हमारा कहता है कि मानव व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध है। यानी यहां पर जो इंसान है, जो मनुष्य है,
उसकी कोई भी खरीद और बिक्री नहीं की जाएगी। ये पॉइंट है यहां पर, यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और उसके साथ बेगार करने का भी अधिकार किसी को नहीं मिलता है। तो देखिए बेगार और ये सब क्या है, इसको आपको समझा दें हम। बेगार और ये सब क्या है, जस्ट अ मिनट। देखिए आर्टिकल नंबर 23 जो कहता है, अब इसको हम पोस्टमार्टम के माध्यम से समझेंगे। पोस्टमार्टम करते हुए हर आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि उन आर्टिकल्स में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यहां पर कुछ बातें आपको समझनी होंगी और वो बातें क्या क्या हैं। तो देखें यहां पर कहा जा रहा है कि मानव व्यापार यानी किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को ना तो खरीदा जाएगा और ना ही उसको बेचा जा सकता है। पहली बात कि ना तो व्यक्ति को खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा, तो खरीद और बिक्री दोनों ही बंद होंगी। किसी भी व्यक्ति को ना खरीद सकते ना ही बेच सकते। दूसरी बात कि जो एक्सप्लॉइट वो होता है आपका, जो आपने सुना होगा प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, इसको भी अवैध माना गया है। वेश्यावृत्ति ये भी इसी के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त करवाती है। ठीक है, पहले एक चला करती थी दास प्रथा। आपने कई बार सुना होगा औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के समय पर भी बहुत सारे दास हुआ करते थे। और आपने एक नाम सुना होगा फिरोज शाह तुगलक, उसको तो शौक था दास रखने का। तो ये दास प्रथा जो थी वो बड़ी गलत थी। वहां पर इंसान को बेचा ही तो जाता था, खरीदा जाता था। ये दास प्रथा भी अब नहीं रहेगी। तो आर्टिकल नंबर 23 जो है ये इनके अगेंस्ट ही आपको अधिकार प्राप्त करवाता है। एक और आपने सुना होगा जो कि एक जो इसको बोलते हैं कबूतरबाजी। कबूतरबाजी शायद आपने ये शब्द कभी ना सुना हो, लेकिन ये आरएएस का जो एग्जाम होता है राजस्थान वाला, उस आरएएस के पेपर में ये पूछा गया था कि कबूतरबाजी का संबंध किस आर्टिकल से है। 23 आर्टिकल से है। इस कबूतरबाजी का मतलब है बेगार, या फिर इसका मतलब है किसी व्यक्ति से काम करा लेना और उसे फिर उतना पैसा न देना या फिर उसे पैसा ही न देना। ये भी बेगार में आता है। तो बेगार कहें या फिर कबूतरबाजी कहें, एक ही बात है। बेगार भी कह सकते हैं। बेगार आप समझते हैं, बेगार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से काम करा लेना लेकिन फिर उसको पैसा न देना, या फिर जो एक मानदंड है जितना पैसा देना चाहिए उतना ना देना, तो ये भी आपका बेगार में आता है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे एक आपने सुना होगा राजस्थान में ही चलती है सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा अगर नहीं सुना है तो यहां पर नोट करके रखिएगा। सागड़ी प्रथा जो होती है वो राजस्थान में चलती है। अब राजस्थान में ये सागड़ी प्रथा है क्या कि जैसे कोई अमीर, थोड़ा सा मान के चलिए कोई बड़ा जमींदार व्यक्ति है जिसके पास में खेती है, जमीन है, वो व्यक्ति क्या करता था कि अपने यहां पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखता था जो नीडी एंड ग्रीडी हैं, उनसे दिन भर काम करवाता है लेकिन उसके बदले में सिर्फ उन्हें 2 वक्त का खाना देता है। तो ये भी तो गलत है, ये भी एक मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ही माना जाता है। सागड़ी प्रथा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो सागड़ी प्रथा हमारी किसके विरुद्ध है, आर्टिकल नंबर 23 के विरुद्ध है। ठीक है, 23 के विरुद्ध है। किसी को समस्या यदि आती है तो कमेंट कर सकता है, कुछ पूछना चाहे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को यहां लगातार देख रहे हैं। तो यहां पर आपने 2-3 बातें आपने समझ ली हैं। ये जो बातें हैं ये बड़ी ही जरूरी बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना ही उसे बेचा जाएगा ना ही खरीदा जाएगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को जो हमने आपको बताए हैं इन्हीं को हम नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिएगा वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए हमने आपको बताया कि मानव व्यापार जो होगा इसका निषेध किया गया है। इसमें मानव व्यापार का कि किसी भी रूप में मानव व्यापार पर प्रतिबंध है। किसी भी कंडीशन में उस व्यक्ति को ना तो बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा। जैसे कि गुलामी है, वेश्यावृत्ति है, इन सब तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, आगे बलात् श्रम का निषेध कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना काम करवाना गैर कानूनी है। यह बलात् श्रम का पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा भिक्षावृत्ति का निषेध है। अगर किसी व्यक्ति से बेगार करवाई जाती है या भीख मंगवाई जाती है, बिना भुगतान से किसी से काम करवा लिया जाता है, तो यह भी उसे एक अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 23 के तहत। ठीक है भाई, आगे बात करें। अपराध क्या है कि यह अनुच्छेद उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही और दंड का प्रावधान करता है। अगर किसी व्यक्ति ने इसका उल्लंघन किया, किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया, तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अपवाद क्या है कि जब कभी भी अगर ऐसा लगे कि सरकार जनहित याचिका के लिए या जनहित के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर इमरजेंसी के दौरान कुछ सेवाओं को आवश्यकता के अनुसार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, पॉइंट सिंपल है, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं।
कीवर्ड्स क्यों याद रखने हैं? क्योंकि तभी आपको आर्टिकल याद होंगे। यहां पर क्या है? आर्टिकल नंबर 23 मानव दुर्व्यापार। ठीक है, आगे अगला आर्टिकल है हमारा 24, यानी हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार का दूसरा आर्टिकल है और आखिरी भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल 2 ही आर्टिकल हैं। इनमें ये जो आर्टिकल है ये हमारा कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर रोक लगाई गई है। तो ये वाला जो आर्टिकल है हमारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं वो ध्यान देंगे कि अगर बच्चा 14 साल से कम का है, अगर उसकी उम्र जो है वो 14 वर्ष से कम की है, तो फिर उस बच्चे को आप किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे भारत में ये बड़ी समस्या बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर काम करते हैं। तो उन सभी बच्चों को यहां पर एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि यदि उम्र 14 से कम है तो किसी भी कारखाने में काम नहीं करेगा, अगर वो खतरनाक कारखाना है तो पहली कंडीशन 14 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर ध्यान देंगे कि अब जैसे कि कारखाने जो होते हैं ना, जैसे सिगरेट का कारखाना है, सिगरेट के कारखाने में कुछ 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता है और फिर 18 वर्ष से पहले वो पी नहीं सकता है सिगरेट, ऐसा कहा जाता है। तो धूम्रपान के लिए भी ये कुछ कंडीशंस है, लेकिन हमें यहां पर 14 वर्ष याद रखना है। इस 14 वर्ष का लॉजिक क्या है? तो देखिए, हमने एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 21A। 21A आर्टिकल ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राज्य शिक्षा प्रदान करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा देगा, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 21A। तो अब सरकार जब 14 साल तक के बच्चों को पढ़ा ही रही है और आप उसे खतरनाक कामों में कारखाने में काम करवा रहे हैं, इसीलिए 14 वर्ष ही याद रखेंगे आप। वहां पर 6 से 14 वर्ष है, यहां पर अधिकतम 14 वर्ष। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा, फिर अब आपका सवाल बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि आप देखते होंगे कि कई टेलीविजन शो आते हैं, कुछ पिक्चरें आती हैं, वहां पर तो बच्चे से काम करवाया जाता है, वो भी तो लेबर में आएगा, लेबर चाइल्ड में आएगा। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि उस बच्चे को 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो फिर उसे मौलिक अधिकार प्राप्त है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसका पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए, यहीं पर कुछ और कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या है? कि कंडीशन ये है कि यदि अगर खतरनाक काम नहीं है, यानी खतरनाक अगर कोई काम नहीं है, अगर काम जैसे कारखाना खतरनाक नहीं है तो फिर काम कर सकता है, ऐसा कंडीशन इसमें है। और दूसरा, अगर किसी का व्यापार ऐसा है जो पारिवारिक व्यापार है, मान के चलिए किसी की साड़ी की दुकान है, अब साड़ी की दुकान पर उसका बच्चा अगर स्कूल टाइम के बाद आकर बैठता है तो फिर अब उसका मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो मतलब यहां पर उनको छूट दी गई है जिनका व्यापार में पारिवारिक व्यापार हो, फिल्म्स हो, मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो, इन सब में छोटे छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, ऐसा कहता है ये आर्टिकल। तो अपवाद भी याद रखेंगे, कुछ छूट याद रखेंगे जो यहां पर दी जा रही है। बाकी सभी लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं, अगर आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने यहां पर आर्टिकल नंबर 24 समझ लिया है। अब 24 के बाद अब इसी में, क्योंकि हमारा तरीका है पहले हम आपको समझा देते हैं, अब उसके बाद फॉर्मल जो तरीका है कि भाई क्या क्या आपको नोट करना है, नोट किस प्रकार करना है वो देखिएगा। तो यहां पर नोट करेंगे किसे छूट है, तो छूट में हम आपको बता चुके हैं कि गैर खतरनाक अगर व्यवसाय है, कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ज्यादा जोखिम भरा नहीं है, तो उस केस में यहां पर छूट दी जाती है। अच्छा, और क्या क्या है? शैक्षिक संस्थानों में कार्य कर सकता है कोई बच्चा, अगर उसकी उम्र है 10 वर्ष या फिर 14 वर्ष से कम है और खतरनाक काम नहीं है तो वो काम कर सकता है, ये छूट है। बेसिकली अगर आप एसएससी का पेपर देते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देते हैं या फिर किसी अन्य स्टेट लेवल एग्जाम को जो कि लोअर स्टेट लेवल हो, उस केस में आपसे सिर्फ पूछेगा कि आर्टिकल 24 क्या है। लेकिन जब आप पीएससी का एग्जाम देते हैं या कोई भी पीएससी हो, किसी भी स्टेट की पीएससी हो, तो उस केस में थोड़ा सा डेप्थ पूछता है। डेप्थ में क्या क्या पूछ सकता है कि किसे छूट दी गई है, तो छूट किसको दी जाती है? पारिवारिक कोई व्यवसाय है और गैर खतरनाक कोई व्यवसाय है, या फिर वो व्यवसाय एंटरटेनमेंट से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित है, उस केस में यहां पर छूट दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हम आर्टिकल नंबर अगले पढ़ेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में अगला नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहता है
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, यानी यहां पर स्वतंत्रता दी गई है, और वो भी कैसी, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है तो देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल हमारे 25 से लेकर 28 तक है, यानी केवल 3 आर्टिकल आते हैं। मैचिंग कराने के लिए आता है, तो जरा ध्यान से इसे देखेंगे, मैचिंग के लिए आएगा। हाँ जी, निकिता जी का मैसेज है कि सर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो ये है मौलिक अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। ओके, देखिए आप एक चीज याद रखेंगे, यहां पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। मौलिक अधिकार जो एक पार्ट है, ये हमारे संविधान का लोगों के लिए सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट है। आप जो कह रहे हैं वो वैधानिक है, जिसे हम स्टैच्यूटरी कहते हैं। हम कानूनी बात नहीं कर रहे, कानून मतलब कानूनी नहीं है, ये संवैधानिक है, या संवैधानिक जो आपने लिखा है ना, ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का मतलब ही यही है कि यह ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के नजर में एकदम सही है। ठीक है, ये तो संविधान का मतलब होता है संवैधानिक का। देखिए आपको 2-3 पॉइंट यहां पर समझने होंगे। एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक, ठीक है। दूसरा होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और तीसरा होता है असंवैधानिक। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। आप मौलिक अधिकार से इसकी तुलना ना करें, मौलिक अधिकार बहुत बड़ी चीज है। मौलिक अधिकार का मतलब ही है कि हमारे संविधान में जो हमारी नीड्स हैं, जिसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते, जैसे हवा चाहिए हमें, पानी चाहिए हमें, इसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो हवा का पाना यानी स्वच्छ हवा हमें चाहिए, स्वच्छ पानी हमें चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन यही मौलिक अधिकार चूंकि हमारे संविधान में मेंशन है, इसीलिए वह बन जाएंगे संवैधानिक। तो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो होगा, उसका जिक्र है संविधान में। तो इन मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान में भी है। तो हम कहें कि मौलिक अधिकार बड़ी चीज है, मौलिक अधिकार तो है ही, और साथ में ये संवैधानिक भी है। अगर गैर संवैधानिक कहें तो मतलब कानून की नजर में वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसका जिक्र संविधान में नहीं है, उसे बोलते हैं हम गैर संवैधानिक। पॉइंट आप समझ रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब जिसका जो जिक्र है वो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही है, संविधान की नजर में वो ठीक है। जैसे अब आप कहेंगे ऐसा क्या होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा नीति आयोग। आप बताइए नीति आयोग क्या गलत है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस देश के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए काम करता रहता है नीति आयोग। लेकिन नीति आयोग का आर्टिकल कौन सा है? कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब यह गैर संवैधानिक है, मतलब यह सही तो है लेकिन हमारे संविधान में कोई इसका जिक्र नहीं है। बात समझ में आ गई है? अगर हम कहें कि असंवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक का मतलब है कि जो हमारे ना तो संविधान में मेंशन है और ना ही वो संविधान की नजर में सही है, बिल्कुल गैर कानूनी है। जैसे अगर आप किसी भी ऐसा कोई व्यापार करते हैं, व्यापार की आजादी हमारे संविधान में दे रखी है, लेकिन अगर ऐसा व्यापार करते हैं कि उसमें लोगों की आंखें बेची जा रही हैं, लोगों का दिल निकाल करके बेचा जा रहा है, हार्ट, अब लीवर, किडनी, ये सब बेचे जा रहे हैं, तो क्या ऐसी दुकान खुल सकती है? नहीं। तो ये हमारा गैर संविधान, वो असंवैधानिक हो जाएगा, संविधान के जस्ट उलट। तो बात समझ में आ चुकी है? संवैधानिक जिसका जिक्र संविधान में है, गैर संवैधानिक जिसका जिक्र संविधान में नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, और असंवैधानिक जो ना तो जिक्र संविधान में और ना ही हमारे तरीके उसके सही हैं तो गलत है। ठीक है भाई? निकिता जी आपको समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर हम आर्टिकल नंबर 25 को समझ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 25 क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत सारी बातें आती है। आर्टिकल नंबर 25 जो है, अगर सिंपल पेपर आता है तो सिंपल आपसे सवाल पूछेगा और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीएससी का पेपर देते हैं या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पेपर आता है तो फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसमें समझना क्या है तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, कोई भी धर्म मान सकता है वो। अब चाहे कोई हिंदू धर्म का है, वो कहता है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, मैं मुस्लिम धर्म को मानूंगा, तो वो कन्वर्ट भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो किसी भी धर्म को मानने और उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने, यानी दुनिया में उसको फैलाने के लिए वो स्वतंत्र है। हर व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो देखिए यहां पर और बाकी चीजें आपको इसमें बेसिकली याद नहीं रखनी, केवल 3 लिमिटेशंस याद रखनी है। और वो 3 लिमिटेशंस क्या क्या है तो देखिए, अगर ये मौलिक अधिकार
प्रतिबंधित होता है राज्य के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, तो किस किस पर होगा? तो इसकी 3 लिमिटेशंस है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अगर आपके किसी धर्म को मानने से या धर्म परिवर्तित करने से या फिर प्रचार करने से, आपने माइक लगा रखा है उससे प्रचार कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या अंतर आएगा? तो यहां पर लिमिटेशंस याद रखनी है, और वो 3 लिमिटेशंस हैं। वो क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। अब देखिए, आरएएस का जो पेपर आया था, राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर आता है, उसमें ये वाला सवाल आया था। आपका अगर इजी पेपर है तो सिंपल ऊपर से पूछेगा, लेकिन डेप्थ में क्या पूछेगा? क्योंकि हम हर एक आर्टिकल का यहां पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए 3 क्या क्या लिमिटेशंस है। नंबर 1 कि अगर आप किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मान रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो किसी की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो हमारा ये समाज है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात है जिसको बोलते हैं नैतिकता यानी मॉरलिटी। अगर इन तीनों को कोई खतरा नहीं है तो आप कोई भी धर्म मानिए, किसी भी धर्म को अपनाइए, कोई दबाव यदि आप पर नहीं है तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ चुके हैं। हमें यहां पर 3 प्रकार की लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। अब आप याद करिए सोनू निगम की कहानी। सोनू निगम ने अभी हाल ही में, कुछ ही समय पहले की बात है, तकरीबन साल भर हुआ होगा, उस समय पर सोनू निगम जो थे वो सुबह सुबह जब भी उठते थे तो उन्हें सुबह अजान देखने को मिलती थी। अजान सुनने से वो जग जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इन्होंने कहा कि मेरा एक मौलिक अधिकार है और मैं किसी दूसरे के प्रचार करने से डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो आपको बताया ना कि किसी की हेल्थ हो, किसी की मॉरलिटी हो या पब्लिक ऑर्डर हो, अगर इनको खतरा है तो फिर रोक लगाई जा सकती है। तो जो समय उनको निर्धारित किया गया था कि सुबह 6 बजे बहुत तेज आवाज में अजान होगी, तो वहां पर अजान को रोका गया था। मौलिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि किसी और व्यक्ति को परेशानी हो रही है। लिमिटेशंस हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म को मानिए, कोई इशू यहां पर नहीं है। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा कुछ पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं इसी वाले आर्टिकल में, वो क्या है? तो देखिए, आपने एक प्रथा सुनी होगी, संथारा प्रथा। संथारा प्रथा, संथारा प्रथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसे कई बार संलेखना प्रथा भी कहा जाता है। हमने कई बार क्लासेस में पढ़ाया है संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता था कि व्यक्ति तब तक भूखा रहता था जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हो। लेकिन यहां पर जो है वो संथारा प्रथा वही है कि अगर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे तब तक वो इस व्रत को रखता रहेगा। जैनी इस काम को करते हैं। संथारा प्रथा के बारे में कहा गया कि आर्टिकल नंबर 21A ये कहता है, आर्टिकल नंबर 21, सॉरी ए नहीं 21, ए तो जो आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार है उसके बारे में, लेकिन 21 की बात करें, 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को उसके प्राणों की स्वतंत्रता है, वह अपना जीवन जीने के लिए सबके लिए स्वतंत्र है, लेकिन मरने की स्वतंत्रता वहां पर नहीं थी। कोई कहे कि मैं तो सुसाइड करूंगा, तो यह स्वतंत्रता नहीं दी गई, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहां संथारा प्रथा क्या है? तो संथारा प्रथा को आर्टिकल नंबर 21 से नहीं जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 25 से। संथारा प्रथा का मतलब यहां पर भी तो मृत्यु होती है, लेकिन ये मृत्यु जो डिपेंड है वो आर्टिकल नंबर 25 यानी धर्म से संबंधित है। धर्म में जो नीतियां हैं, धर्म के जो आचरण हैं, उसको मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। तो संथारा प्रथा किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 25 से संबंधित है, ना कि 21 से। यह बात ध्यान रखेंगे। यहां पर आर्टिकल आपका 25 समझ में आ गया है। ठीक है, तो संथारा प्रथा को उल्लंघन नहीं माना गया है, यह बात ध्यान रखेंगे। और जो आपका सुसाइड होता है वो उल्लंघन है आर्टिकल नंबर 21 का। मुझे लगता है आप ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपको फॉर्मल तरीके से जो आपने समझ लिया है, क्योंकि पहले हम आपको समझाएंगे और एक एक आर्टिकल जो है उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद फिर आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन, देखिए नोट डाउन जो हम आपको करवा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता हमने बता दी, इसकी लिमिटेशंस याद रखेंगे। अगर पेपर टफ आएगा तो लिमिटेशंस आपसे पूछी जाएंगी। वो लिमिटेशंस क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था पहली लिमिटेशन, दूसरी मॉरलिटी और तीसरी हेल्थ। ठीक है, आपको याद होगा एक सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा क्या है? वहां पर यह कहा जा रहा है कि धर्म के प्रति लोग आचरण कर रहे हैं और धर्म की वजह से सती प्रथा हो रही है, लेकिन वो सती प्रथा जबरदस्ती हुआ करती थी
किसी महिला का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो उस महिला को जबरदस्ती उसी चिता पर बैठा करके आग लगा दी जाती थी। ये सती प्रथा थी। तो सती प्रथा को आप जानते हैं कि जो विलियम बेंटिक हैं उन्हीं के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था। और हमारे जो आप जानते हैं कि दयानंद, ये आपको ये तो पता ही है, राजा राम मोहन राय, और इनके द्वारा, इनके प्रयासों से, और बाकी सती प्रथा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये समाप्त जो हुई है 1829 में समाप्त की गई है सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? इससे देखिए लोगों की मॉरलिटी जो है, नैतिकता, और लोगों की जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, जो यानी पब्लिक ऑर्डर जो है, वो इससे डिस्टर्ब होता है। इसीलिए सती प्रथा को गैर कानूनी मानते हुए अब उल्लंघन माना गया है। तो देखिए पॉइंट याद रखेंगे, सती प्रथा उल्लंघन है, संतारा प्रथा उल्लंघन नहीं है। वहां किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, यहां दबाव होता है। वैसे तो 1987 में इसका एक लास्ट केस आया था, उसके बाद कभी ये सती प्रथा का केस नहीं आया। केस मींस कि जिसने किया हो और पकड़ा गया हो, वो केस नहीं आया फिलहाल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आर्टिकल नंबर 25 में और क्या क्या यहां पर स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो क्या क्या? तो आपने जो कभी कभी देखा होगा सिखों को देखा होगा कि वो अक्सर जो है एक कृपाण धारण करके रहते हैं। आप जानते हैं कि इनके 5 के होते हैं, केश, कंगा, कृपाण और कच्चा, और आप जानते ही हैं इनके बारे में। और ये देखिए यहां पर 5 चीजें इनके लिए अलाउ है। तो उसमें कृपाण होता है। कृपाण एक हथियार टाइप होता है, छोटी छुरी टाइप होता है, छोटी तलवार भी आप उसको कह सकते हैं। तो कृपाण धारण करने की आजादी इनको होती है। आप याद करिए, हमने पढ़ाया था एक आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट का बी। 19 फर्स्ट का बी क्या कहता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए 19 फर्स्ट बी क्या कहता है, क्योंकि हमें यहां पर एक एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम करना है। तो जरा कमेंट करके आप बताइए हमें। उपेंद्र और निकिता जी जरा बताएं कि आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट का बी क्या कहता है, जल्दी फास्ट बताएं। आर्टिकल नंबर 19 का बी क्या कहता है? बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, और हमें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो हमने आपको पढ़ाया है वो सब आपको याद है, और अच्छा लगता है। आप लोग रेगुलर एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप दोनों ही। देखिए यहां पर शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी, बिल्कुल सही आपने बताया, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी है। लेकिन अगर मान के चलिए जब एक गुरुद्वारे में या फिर कहीं भी एक सम्मेलन हो रहा हो और उसमें सभी लोग हथियार लेकर के जाए, कृपाण लेकर जाएं, तो आपको नहीं लगेगा ये शांतिपूर्वक सम्मेलन है? शांतिपूर्वक कहां रहा? तो यहां पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 में कि जो सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो अपने धर्म को आचरण करेंगे, उसके सभी नियमों को, कायदा कानूनों को मानेंगे। ऐसा ही तो है। तो यहां पर उसे स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी यदि व्यक्ति सिख धर्म से है तो कृपाण रख सकता है। तो कृपाण रखने का आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट बी का उल्लंघन नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, 19 फर्स्ट बी का उल्लंघन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको आजादी है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि सिख धर्म की ये मौलिक अधिकारों में शामिल है। 5 के तो आप जानते ही होंगे, कई बार हम इसको क्लास में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब जैसा कि कृपाण आपको दिखाई दिया, हमने कृपाण धारण करने का अनुमति है, चाहे भले ही सामान्य रूप से हथियार रखने पर प्रतिबंध हो। आप हथियार रखने नहीं रख सकते हैं, अगर लाइसेंस ही नहीं है तो आप हथियार नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप इस कृपाण को रख सकते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकारों में आता है। धार्मिक प्रतीकों और पहनावे पर छूट दी गई है। आर्टिकल नंबर 25 ही चल रहा है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 25 में हमें छूट भी दी गई है, जैसे और क्या क्या छूट है इसमें? छूट दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म से है तो पगड़ी पहन सकता है, कहीं भी कोई भी यूनिफॉर्म सही, वहां पर पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति, उससे पगड़ी नहीं उतरवाई जाएगी, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि ये इनके मौलिक अधिकारों में आता है, धार्मिक प्रतीक में आता है। ठीक है, अगर कोई महिला है, मुस्लिम धर्म से है, हिजाब उसने पहना हुआ है,
तो हिजाब को नहीं उतरवा सकते हैं, चाहे यूनिफॉर्म कोई भी सही, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कुछ भी सही, लेकिन हिजाब को नहीं उतरवाया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 जो है वो सिखों को यहां पर पगड़ी बांधने के लिए और हिजाब पहनने के लिए यहां पर आजादी देता है। ठीक है, हिजाब आप देख चुके हैं, हिजाब है, पगड़ी है, यूनिफॉर्म चाहे कोई भी सही, कोई भी मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का इन्हें पहनकर जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। आर्टिकल नंबर 25 उन्हें स्वतंत्रता देता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े धार्मिक रिवाज जो है उन पर भी आप देखिएगा इनमें परमिशन ली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको जुलूस निकालना है, हम आपको बता चुके हैं कि जुलूस निकालने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन आपके इस जुलूस निकालने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर यहां पर व्यवस्थित जो चल रहा है वो अव्यवस्थित हो जाए, इसलिए परमिशन लेना अनिवार्य है। तो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यहां पर परमिशन लेना अनिवार्य होगा, लेकिन मौलिक अधिकार उसका ये है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि लोक व्यवस्था जो है, पब्लिक ऑर्डर जो है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ गए हैं? तीनों लिमिटेशंस आपको समझ में आ चुकी हैं। आर्टिकल नंबर 26 समझेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और देखिए वही कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स आर्टिकल्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा वो इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक आर्टिकल हम आपको बहुत बारीकी से बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अगर रात में जगराता करना चाहता है तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये कहता है आर्टिकल नंबर 26। जगराते से किसी को कोई परेशानी नहीं। आप कोई भी ऐसा वो करना चाहते हैं जो रिलीजियस अफेयर्स हो, किसी को कोई समस्या यहां पर नहीं है। ठीक है, ये आपको मौलिक अधिकार देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें यहां पर मिलती है। ठीक है, बस कंडीशन 3 फिर से याद रखनी है आपको। 3 कंडीशन क्या क्या है जो हमने अभी आपको बताई, कंडीशन याद रखेंगे, पेपर टफ आएगा तो कंडीशन देकर के पूछ सकता है। कंडीशन नंबर 1 फिर से हम याद करने के लिए बता रहे हैं, जो कंडीशन 25 में है वही कंडीशन आपकी 26 में भी है। तो 25 में हमारी कंडीशन क्या क्या थी कि अगर किसी की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए आप यज्ञ करा रहे, क्योंकि आपको तो यहां पर धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता दी गई है, आप यज्ञ कराइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके यज्ञ में अगर सामग्री में कुछ ऐसा डाला जा रहा है जिससे कि बाकी लोगों में शरीर में, नाक में धुआं जा रहा है, वो मरे जा रहे हैं, तो क्या ये आपका मौलिक अधिकार रहेगा? नहीं। मौलिक अधिकार तभी तक मौलिक अधिकार है जब तक कि वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करता है। अगर दूसरे को आपत्ति है तो फिर मौलिक अधिकार आपका छीना जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 और 20 इनको छोड़ो, बाकी सभी मौलिक अधिकार आपके छोड़े जा सकते हैं, मतलब आपसे छीने जा सकते हैं। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि हेल्थ को अगर किसी को नुकसान है तो फिर आपका ये छिनेगा, कंडीशन है। दूसरा आपको बता चुके हैं पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जो है अगर ये है, लोक व्यवस्था, इसको खतरा है। तीसरा हम आपको बता ही चुके हैं कि जो मॉरलिटी है, मॉरलिटी का मतलब है जो नैतिकता है, अगर इन तीनों को खतरा है तो फिर आपका यहां पर प्रतिबंध लग सकता है। बट यहां पर कंडीशन के तौर पर आप लोग याद रखें इसको। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपको रेगुलर यहां पर नोटिस कर रहे हैं। हाँ जी, कोई समस्या यदि आपको आ रही है तो 26 में 3 कंडीशन याद रखेंगे और 26 में देखेंगे क्या क्या पॉइंट है हमारे। पॉइंट देख लीजिए आप। धार्मिक संस्थाओं का संचालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई इशू यहां पर नहीं है। धार्मिक वो कर सकता है, और धार्मिक संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, यानी कोई अगर मंदिर बनाना चाहता है बिल्कुल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता रहेगी कि प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के बिना अपनी संस्थानों का संचालन करने की स्वतंत्रता होगी। कानूनी सीमा क्या है कि बस वही 3 कंडीशन याद रखेंगे कि यहां पर सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है और स्वास्थ्य है। ये तीनों चीजों का अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है भाई, यहां पर मुझे लगता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आपको नहीं दिक्कत है ऐसा हमें लगता है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल लेते हैं 27 में की पॉइंट एक ही याद रखना है और वो है टैक्स। यानी कोई भी अगर ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ कोई ऐसी संस्था है या धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा मंदिर है, कोई भी चीज है, उस केस में सरकार उससे टैक्स नहीं ले सकती। तो 27 किससे संबंधित है? टैक्स से संबंधित है। गांवों से संबंध में धार्मिक उद्देश्य के लिए योगदान देने की बाध्यता नहीं है।
आपका मंदिर चाहे कितना भी कमाता सही, लेकिन अगर आपका मंदिर कमाता है करोड़ों में तो सरकार उससे टैक्स नहीं ले सकती। तो आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है सरकारी तो करिए, नहीं लगती है तो कहीं पर एक मंदिर स्थापित करना, और उस मंदिर पर जितना चढ़ावा आएगा सब आप ही का है, फिर आपको टैक्स देने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से आप उसे कर पाएंगे। ये तो हम आपको पहले ही एडवाइस कर चुके हैं। राज्य जो होगा वो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जमा धन में टैक्स नहीं ले सकता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किसमें ले सकता है? आर्टिकल 27 में नहीं ले सकता है टैक्स। 27 हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब 28 चलते हैं। 28 इंपोर्टेंट है। 28 में देखिए क्या क्या है वो देखिएगा। कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता, मतलब अगर कोई ऐसा शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 28। अगर कोई सरकारी विद्यालय है और उसमें मान के चलिए कि ना साहब भगवत गीता का पाठ होगा, भगवत गीता की शिक्षा दी जाएगी और यहां पर रामायण की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वह आपका व्यक्तिगत या निजी संस्थान नहीं है, उस केस में सरकारी अगर है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा नहीं हो सकती है। अब पूजा अगर आपको करनी है, जैसे कि कई बार होती भी है, जैसे कि आपने देखा होगा दीपावली पर भी कई कॉलेजों में जो सरकारी कॉलेज है उनमें पूजा होती है, तो फिर किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई अन्य धर्म से आता है और वो कहता है कि मैं इस पूजा में शामिल नहीं होऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है। बात समझ में आ चुकी है? ओके। अब देखिए हुआ क्या, एक मामला फंस गया और वो मामला था हमारे योगी जी से संबंधित। तो योगी जी ने क्या किया, अभी कुछ ही तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस बात को, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए। योगी जी ने क्या किया कि मदरसे जो होते हैं, मदरसे, अब मदरसे तो जानते ही होंगे ना, मदरसे अगर नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे मदरसे क्या है। तो मदरसों में इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रगान है वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि सभी स्कूलों में सभी जगह राष्ट्रगान होता ही होता है। यहां पर एक कमेंट है, इसको ले लेते हैं पहले। पर सर कुछ मंदिर पर्सनल नहीं होते, किसी को वहां से पैसे आते हैं, उसका क्या होता है? गवर्नमेंट के पैसे पास जाता है? फिर नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। अगर किसी का भी कोई मंदिर है तो ट्रस्ट बना लिए जाते हैं, कई लोगों का एक समिति बना ली जाती है, ग्रुप। देखिए व्यक्तिगत बड़े ही कम मंदिर हैं। आप अगर लोकल किसी गांव में या किसी क्षेत्र में जाएंगे तो शायद वहां पर किसी का व्यक्तिगत मिलेगा मंदिर, लेकिन यहां पर जो बात है वो आप जो पूछ रहे हैं वो है समिति बना ली जाती है। मान के चले हमने एक मंदिर बनाया और मंदिर इतना बड़ा भव्य बना कि मैं अकेले उसे संचालित नहीं कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, क्योंकि अकेले संचालित करूंगा तो मेरी इनकम मानी जाएगी, तो यहां पर एक ट्रस्ट बना लिया जाता है, वही ट्रस्ट इसका संचालन करेगा, इनकम आएगी, फिर आगे उस मंदिर में काम कराता रहेगा, लेकिन टैक्स नहीं देगा। ये बात है, ठीक है भाई? ओके। अब योगी जी वाला मैटर आपको बता दें, मदरसा जो है, मदरसे में कंपलसरी करवा दिया इन्होंने कि भैया राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान होना चाहिए, हर जगह होता है, आपके यहां भी होगा। अब समस्या क्या आने लगी भाई, कि जो मदरसे वाले लोग थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए। अब ये जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट जो है, इस हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में कहा गया कि राष्ट्रगान किसी धार्मिक शिक्षा में नहीं आता है, इसीलिए यह अगर सरकार के द्वारा कंपलसरी किया गया है तो कंपलसरी है। ये धार्मिक शिक्षा कहां है? अरे राष्ट्रगान कोई धर्म से जुड़ा हुआ थोड़ा ही है, वो तो देशभक्ति के लिए लिखा गया एक आपका गान है, जनगण मन अधिनायक जय, आप जानते हैं कि ये राष्ट्रगान है, ये किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है। ऐसा ही मामला जो है एक आया था जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा था, तमिलनाडु, उसमें ये मैटर जो था वो वंदे मातरम के लिए था। वंदे मातरम, वंदे मातरम हम जानते हैं राष्ट्रीय गीत है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहां पर वंदे मातरम जो है इसके लिए केस आया, तो तमिलनाडु हाईकोर्ट ने वहां पर जजमेंट दिया कि वंदे मातरम किसने कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? अरे भाई ये धार्मिक है ही नहीं, ये तो वंदे मातरम देश के लिए लिखा गया एक गीत है। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रगान का गाना हमारे किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं है। तमिलनाडु का जो वंदे मातरम यानी जो केस है उससे भी जाहिर हो जाता है कि वहां पर भी ये केस नहीं, लेकिन याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, ये केवल हाई कोर्ट की बात है। बताइए कोई समस्या यहां तक? नहीं है।
चलिए, नहीं है, कमेंट हम आपके देख ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को फॉर्मल देख लेते हैं जो आपको नोट करना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, यहां पर क्या है कि कोई भी अगर ऐसी संस्था है जो सरकारी पैसों से चल रही है, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा साइड में हट जाएं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पर दो हमने फंडामेंटल राइट समझ लिए हैं। अब अगला चलते हैं जो कि हमारा है आर्टिकल 29 से 30। 29 से 30 तक के आर्टिकल हैं, इनको और समझते हैं। आप बताएं, हम यहां पर दो आर्टिकल पढ़ेंगे, केवल दो ही आर्टिकल हैं। और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आर्टिकल नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब मौलिक अधिकार लिखा जाता है तो उसमें अल्पसंख्यक नाम नहीं लिखा गया था, वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। हाँ कि नहीं? तो यहां पर आपने एक पढ़ा है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किसका? अल्पसंख्यकों का। ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहां पर अल्पसंख्यक लिखा गया है, माइनॉरिटीज। तो यहां पर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या है अभी हम आपको बताएंगे। तो यहां पर 29 आर्टिकल हमारा क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। और इसमें क्या क्या होगा? जैसे जैसे कि कोई भी अगर अल्पसंख्यक है तो उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति उससे संरक्षित रखने के लिए वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है। किसी भी वर्ग की, यहां पर अगर वो वर्ग अल्पसंख्यक में आता है तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी लिपि यानी स्क्रिप्ट लिखने का जो तरीका है, उन सबको संरक्षित रखने का उसे पूरी तरीके से अधिकार है। तो यहां पर वो क्या करेगा इसको करने के लिए? तो इसको करने के लिए वो मदरसा खोल सकता है। तो मदरसे में क्या होता है? बच्चा मदरसे में जन्म होने के बाद जब बोलना सीख जाता है तो डायरेक्ट मदरसे में चला जाता है। तो 29 हमारा आर्टिकल जो है वो यही कहता है। वैसे तो 30 में भी मदरसे का जिक्र है, लेकिन यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि भाषा, लिपि और संस्कृति उसको संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है हमारा। किसमें? आर्टिकल नंबर 29 में। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, यहां पर मौलिक वो समझना है कि आपके ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी आप अल्पसंख्यक क्या है उनके बारे में बताएं। तो फिलहाल हमारे भारत में 6 प्रकार के या 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो देखिए, अल्पसंख्यक की कहानी आपको बता दें। वैसे हमारा जो संविधान है, उस संविधान में इसका क्या कोई आर्टिकल है जिसमें डेफिनेशन दे रखी हो कि माइनॉरिटीज क्या होती हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? तो जरा कमेंट करके आप हम लोग बता दीजिए। आप लोग जो भी ऑनलाइन है वो कमेंट करके हमें एक बार बताइए, क्या हमारी जो संविधान है उसमें कोई आर्टिकल ऐसा है जो कि ये कहता हो कि माइनॉरिटीज क्या है, डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक की यहां पर डेफिनेशन देता हो। तो जरा कमेंट करके बताइएगा, फास्ट, टाइम मत लीजिए, फास्ट कमेंट करिए। क्या कोई आर्टिकल है? जल्दी बताएं, क्या कोई आर्टिकल है हमारा? कौन सा आर्टिकल है यदि है तो? अल्पसंख्यकों की जो डेफिनेशन बताता हो। कमेंट हम आपका देख रहे हैं, जल्दी से बताएं। उपेंद्र जी बताइए भाई, क्या कोई आर्टिकल है ऐसा? जी देखिए, यहां पर जो हमारी माइनॉरिटीज होती हैं, माइनॉरिटीज का कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसमें हमें ये डेफिनेशन देखने को मिले। लेकिन अब इसी बात को यहां पर माइनॉरिटीज का डेफिनेशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है, हमारे संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे।
हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया कि जो भी 50% से कम है, जिनकी संख्या 50%, जो भी समुदाय 50% से कम है संख्या में, वो सब माइनॉरिटीज है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग कहने लगे कि साहब चलो उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम माइनॉरिटीज में है, ओके कोई दिक्कत नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में आते हैं, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि यहां पर माइनॉरिटीज जो हमारी है वो हिंदू है। तो ये गलत नहीं है क्या? क्योंकि वहां तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, सॉरी कम है जम्मू कश्मीर में, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वहां तो अल्पसंख्यक होने चाहिए हिंदू। तो देखिए यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिर से बयान दिया और उसने कहा कि हमने ये डेफिनेशन जो दी है वो पूरे भारत की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए दी है। तो इन्होंने कहा है कि पूरे भारत में किसी भी समुदाय की जनसंख्या 50% से यदि कम है तो वो अल्पसंख्यक होगा। लेकिन अभी भी इस पर अभी भी फाइनल डिसीजन आना बाकी है और यहां अभी भी मुद्दा चल रहा है। तो फाइनल डिसीजन क्या आएगा, इसके लिए आप हमारे टच में रहिएगा। जो भी करंट अफेयर में अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल पूरे देश की जनसंख्या जो है उसमें 50% से कम जो है उनको माइनॉरिटीज में रखा गया है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि 50% से कम, ये सुप्रीम कोर्ट का है, हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो यहां पर भाई जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अल्पसंख्यक हैं कौन कौन से समुदाय, इनको जान लेते हैं। यहां पर प्रश्न बनता है, और देखिए फिलहाल हमारे जो टोटल है वो 6 अल्पसंख्यक के समुदाय हैं। नंबर 1 मुस्लिम। मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में आते हैं, ईसाई माइनॉरिटीज में आते हैं, सिख माइनॉरिटीज में आते हैं, और बौद्ध माइनॉरिटीज में आते हैं, पारसी माइनॉरिटीज, और जैन। देखिए जैनों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, जैनीज जो है वो बहुत कम है, और सबसे आखिर में जो बने हैं वो जैनीज ही बने हैं। सबसे कम संख्या होते हुए भी 2014 में 20 जनवरी 2014 को इन्हें माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो सबसे कम है जनसंख्या में उसे ही सबसे बाद में मिल रहा है। ये है हमारे देश की व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था है। चलो खैर, आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, ये 6 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं। और आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, ये दोनों ही आर्टिकल इनसे संबंधित है, अल्पसंख्यक, हिंदुओं से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब एक एक्ट और याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये एक्ट पूछ सकता है जब आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछेगा। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है, एक्ट है 1992 का। ये तय करता है कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, इसी का काम है। तो फिर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि 50% से कम। अरे उसका स्टेटमेंट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यहां पर जो है ये तय करेगा, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलो आपको ये आर्टिकल 29 समझ में आ गया है। अब अगला आर्टिकल है हमारा 30। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यहां पर एग्जैक्टली आपका मदरसा काम आएगा। तो यहां पर मदरसा जो है वो यहीं से शुरू होता है, मदरसा। वहां पर तो क्या था, शैक्षिक संस्थान जो है स्थापित करेगा और उनका प्रशासन करेगा, ऐसा कहता है हमारा ये आर्टिकल नंबर 30। तो मदरसे का स्थापना, मदरसे की स्थापना किसमें, आर्टिकल नंबर 30 में। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी चलाने के लिए धन देगी। माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई मदरसा चलता है तो मदरसे के लिए हमारी जो सरकारें होती हैं वो खर्चा देती हैं, ये आप जानते ही हैं। बाकी हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल नंबर 30 आपको समझ में आ चुका है, ऐसा मैं मानता हूं। आर्टिकल, चूंकि हमारा मौलिक अधिकार जो है वो 5वां मौलिक अधिकार था ये, और 5वां हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल नंबर फिर से याद करवा दें आपको, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपने पढ़ा कि नहीं, आर्टिकल नंबर 14 से 18। उसके बाद आपने 19 से यहां पर जो पढ़ा वो आपका 22 तक पढ़ लिया, 22 तक। उसके बाद 23 से 24 तक, उसके बाद 25 से 28 तक, और उसके बाद 29 से 30 तक। तो देखिए यहां पर 1 मौलिक अधिकार, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मौलिक अधिकार आपके हो गए। अब देखेंगे छठा मौलिक अधिकार जो है ये क्या है,
तो आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 31 कहता है कि हर व्यक्ति को संपत्ति का मौलिक अधिकार होगा। यानी अगर किसी ने कहीं भी संपत्ति खरीद ली तो दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती है। और मान लीजिए वहीं से सड़क निकालनी है, जीटी रोड निकालना है, हाईवे निकालना है, और वो सड़क बना के ला चुके हैं, आपका एक प्लॉट बीच में आ रहा है और आप देने को तैयार नहीं है। ये मौलिक अधिकार था जिसकी वजह से हमारे जिसमें देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाई। इसकी वजह से क्या किया उन्होंने कि इस मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका गलत मिसयूज हो रहा था। इसलिए हमारा ये 31वां जो मौलिक अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया है। तो आप कहेंगे कि क्या अब ये फिलहाल हमारे कितने मौलिक अधिकार रह गए? तो छठा हमारा समाप्त हो चुका है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो अब 32वां पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचार। ये हमारा अब बनेगा, टोटल में नंबर देखें 7वां। वैसे अगर देखेंगे तो जो एक्टिव है 1 2 3 4 5 और छठा, तो छठा मौलिक अधिकार हमारा अब नेक्स्ट रहेगा। तो पहले 31 के बारे में जान लेते हैं। 31 हमारा क्या क्या रहता है इसके बारे में देखिए। 31वां फिलहाल हमारा जो है वो मौलिक अधिकार क्या रहा है? वो रहा है आपका कैसा? वो इस समय पर एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब है कि आपको सीधे मतलब कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मौलिक अधिकारों को तो बस रिट जारी करा दो, हो जाता है काम। लेकिन अब अगर ऐसा कोई मुद्दा है, सरकार आपका प्लॉट लेना चाहती है, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अधिकार नहीं बनता है, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 300A उसमें जोड़ दिया है इसे, और फिलहाल यहां से हटा दिया है। हटाने का समय जो था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 है। अब इसी पॉइंट को आप नोट करेंगे, तो नोट करने के लिए देखिए दो चार चीजें यहां पर याद रखनी है कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन है 1978, इसमें इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसे भाग 12 और 300A में जोड़ दिया गया है। हिंदी में लिखेंगे तो 300 क लिखेंगे, इसमें जोड़ दिया गया है। अब केवल कानूनी अधिकार है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार है? तो प्रॉपर्टी का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स इसे पढ़ाते ही नहीं है, इसे छोड़ जाते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप इसे रेड पेन से हल्का सा इस पर कट लगाइएगा कि फिलहाल ये नहीं है, ठीक है। बीच में आ गया था, और चूंकि हम क्रम से चल रहे हैं तो बीच में पढ़ाना जरूरी था। तरीका यही है प्रॉपर पढ़ने का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई। आगे हमारा अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि महिलाओं से संबंधित हैं और बच्चों से संबंधित हैं। तो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार 15 का 3 पहला अधिकार। मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल की बात नहीं कर रहे कि कितने संविधान में आर्टिकल हैं, ये बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मौलिक अधिकारों में कितने ऐसे आर्टिकल हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं। आर्टिकल 21A इसमें भी तो कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और आर्टिकल नंबर 24 जिसमें क्या गया था कि 14 वर्ष से सभी कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक है। तो 3 मौलिक अधिकारों के आर्टिकल ऐसे हैं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर ये टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब यहां पर इसके कुछ हम प्रश्न करेंगे। टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ इसी से हमारे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। अब आप तैयार हो जाइए और इसके जवाब दीजिएगा। आप हमें बहुत ही सिंपल और आसानी से जवाब दे पाएंगे, हमें अच्छा लगेगा कि आप राइट आंसर करेंगे उसका। कोई बात नहीं, अगर गलत भी करेंगे तो गलत, तो अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, आपको सिखा ही रहे हम। तो जरा बताएं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जरा जल्दी से बताएं। जो लोग ऑनलाइन हैं फटाफट से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और इसका आंसर लिखें। फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और उसका आंसर ABCD, केवल इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डैश लगाइए, ABCD, फटाफट से आंसर करिए। बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करें, आप लोगों के कमेंट। ऑप्शन A निकिता जी, ऑप्शन A, ओके। बाकी लोग कमेंट करें। उपेंद्र कमेंट करो भाई। क्वेश्चन 1 का A बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब इसका आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन A हमारा 23 और 24 ये हमारे दोनों मौलिक अधिकार आर्टिकल्स हैं जो कि
शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, यानी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू, जल्दी से आंसर करें। संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, भाषाई अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें आप लोग, कमेंट करिए। हाँ जी, धर्म की स्वतंत्रता। निकिता जी बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर जो है वो आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आपने किया, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 2 का बी हो गया, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। अजीत भैया, हाँ बिल्कुल आपका भी आंसर सही लग रहा है मुझे, आपने भी सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही आंसर किया है निकिता जी ने, सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ बिल्कुल अजीत भैया आपने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ जी, अब अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 23 किस चीज से संबंधित है, यानी किस पर रोक लगाता है, ये आपको बताना है। व्हाट डज आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेड? बाल श्रम है, मानव तस्करी है, शिक्षा है, संपत्ति है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 4, 23वां आर्टिकल आपको बताना है कि किस पर रोक लगाता है, किस पर रोक लगाता है। बहुत आसान है, बता सकते हैं, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ाया आपको आर्टिकल नंबर 23, 24 सभी आर्टिकल्स हमने यहां पर पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से उसका पोस्टमार्टम भी कर लिया है। तो जरा बताएं क्या क्या हो सकता है इसमें। 4th का आंसर क्या होगा? निकिता जी का आंसर आया क्वेश्चन 4th का बी, बिल्कुल सही है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी मानव तस्करी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 31 किस विषय से संबंधित है? व्हाट इज आर्टिकल 31 इज रिलेटेड टू? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, और हम इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं, हमें लगता है बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और यहां पर आपको ये आंसर करना है। तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो भी आपको लगता है वो आप आंसर इसमें कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग लाइव क्लास के बाद में आएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको मिलेगा, वो भी इसमें कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी ABCD जो भी रहता है वो, ठीक है। और यहां अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं जो हमने आर्टिकल अब तक पढ़ाए हैं, इनसे कोई संबंधित प्रश्न है तो आप बताएं। जी निकिता जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं। कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को हम सीरियसली लेंगे। अगर कोई सुझाव है तब भी आप कमेंट करिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें इसे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, सभी पर आपको रील्स वगैरह मिलती रहती होंगी। इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िएगा, वहां पर भी हम आपको रील्स, कुछ नई नई बातें वहां पर देखने को मिलेंगी आपको, आप वहां जरूर ज्वाइन करें। और जहां भी आप सर्च करेंगे, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, बस ऐट लगाना है आपको, @ जो कहते हैं आप, @रणधीर एजुकेशन, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि अभी हमारा जो PDF वगैरह जो हमारे करंट अफेयर्स के आते हैं या किस फॉर्म में हम करंट अफेयर दे रहे हैं
कोई भी नोटिफिकेशन आता है, इस क्लास का भी हमने लिंक वहीं पर दिया है, तो उसे ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम से, आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, और आप सभी का लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।